अब मैं पढ़ गया। अब मैं तो आज तक दो लोगों को ढूंढ रहा हूँ। एक तो भारत माता कहाँ पैदा हुई थी, मैं भारत माता को आज तक नहीं मिल पाई। भारत माता नाम की बीमारी क्या है? ये जो काल्पनिक सरस्वती, ये काल्पनिक चीज़ें हैं। सरस्वती शिक्षा की देवी है। जाति का बीज नाश, अगर हमें इस देश को आगे बढ़ाना है तो जातियों को तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। धर्म अब व्यक्तिगत मामला है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाइयों ने अजीत सिंह को हरा करके गलती की तो उसका खामियाजा भुगत रहे। लोगों ने मायावती को हरा करके गलती की तो उसका खामियाजा उठ रहे। अखिलेश को हरा करके गलती की तो उसका खामियाजा भुगत रहे। लालू के लड़के को हरा करके गलती की। ये विचार बनता कहाँ है? मोदी जैसे लोग पैदा कहाँ होते हैं? मोदी जैसे लोग पैदा होते हैं आरएसएस की फैक्ट्री में। तो हमें उस विचार पर पाबंदी लगानी पड़ेगी ताकि कल को कोई दूसरा मुझसे आके कह दे कि तो राम मंदिर की 2 रुपए की पर्ची कटा ले, मैं चौबंदी की नहीं कटवाऊँ। तो अक्षय कुमार नमस्कार, आज हम दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। जैसा कि बॉर्डर का नाम आता है तो कहीं ना कहीं मन में एक बात आती है कि पता नहीं कौन सा बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर, चीन का बॉर्डर। लेकिन जैसा कि मैंने आपकी जानकारी के लिए बताया कि हम हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। राहुल नागपाल जी लगातार किसान आंदोलन मजबूती के साथ में डटा हुआ है और सरकार भी अपनी मांग को लेकर लगातार डट रही है। अभी पिछले दिनों हमने देखा जिस तरह से सदन की कार्यवाही चल रही थी और सदन में जिस तरह से चाहे बसपा के सांसदों ने आवाज उठाई हो या अन्य कांग्रेस के सांसदों ने आवाज उठाई हो, लेकिन वही हम देख रहे हैं कि एक बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है जो कि मीडिया पर हाईलाइट हुआ। हमने देखा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से 2 मिनट का समय मांगा सभा में उन 200 किसानों की शहादत पर मौन धारण करने के लिए, जो सभा के अध्यक्ष रहे बिरला जी, उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर कोई भी अगर किसी भी तरह से मौन धारण करने लग जाएगा तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस पे आप ये कह सकते हो कि सरकार की संवेदनाएं जो है वो मर गई है। अगर हमारे किसान आंदोलन में 200 किसान शहीद हो गए और अगर राहुल गांधी या नेता विपक्ष या जो विपक्षी पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमको सदन में 2 मिनट का मौन उन किसानों के लिए रखना चाहिए, उन अन्नदाताओं के लिए रखना चाहिए जिनकी वजह से हम लोग भोजन खा रहे हैं। और अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जैसा आपने बताया कि उन्होंने ये कहा कि ऐसे तो किसी के लिए मौन रखा जाएगा, तो ये समझ लेना चाहिए इस देश के अन्नदाता को कि सरकार की नज़र में किसान जो है वो कुछ नहीं है, वो वेस्टेज एक तरीके से, मतलब किसी है। मतलब आप समझो कि इन लोगों की जो सोच है वो कितनी घटिया हो गई है कि वो किसान के 200 किसानों की मौत पर 2 मिनट का मौन धारण नहीं कर सकते सदन के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो कितनी संवेदनहीन हो गई है, कितनी संवेदनहीन है। जी, अभी हमने देखा लगातार, हम खासकर मैं हरियाणा की बात करूंगी। हरियाणा में जो ग्रामीण महिलाएं वो घर घर जा रही है और घर घर 10 रुपए 20 रुपए जो दान कलेक्ट कर रही हैं लोगों से, और कहीं ना कहीं चाहे 1 मुट्ठी आटा हो या 1 कटोरी आटा हो, वो भी लगातार कलेक्ट करने का काम कर रही है। और जब उनसे लोगों ने पूछा कि भाई आप ये 10 रुपए या 20 रुपए आटा किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन माताओं ने साफ साफ बताया कि जो बॉर्डर पर आज हमारे किसान भाई हैं, हमारे बेटे हैं या हमारे जीवन साथी हैं, वो लगातार इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए डटे हुए हैं और इसी को लेकर हम इस आटे का वितरण कर रहे हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं आप? नहीं, मैं तो धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ उन माता बहनों को जो भी किसान आंदोलन के लिए घर घर जाकर के जो भिक्षाटन कर रही हैं। तो ये बड़ी बात है। ये सरकार उन जो लोग इस आंदोलन पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ विदेशों से फंडिंग हो रही है या कांग्रेस फंडिंग कर रही है या विपक्षी दल फंडिंग कर रहे हैं, उन नेताओं के कान पे तमाचा है वो हमारी माता बहनों का भिक्षाटन करना। क्या करो, घर घर जाकर के, गली गली जाकर के, मोहल्ले मोहल्ले जाकर के आटा और पैसा इकट्ठा करके और यहाँ बॉर्डरों पर भेज रही हैं। तो ये उन जो कुछ तथाकथित हिंदूवादी, हिंदू मानसिकता के जो नेता हैं, जो मनुवादी मानसिकता के नेता, जो आरएसएस की विचारधारा के नेता हैं, जो इस आंदोलन को खालिस्तानी, माओवादी, नक्सली और जिनके विदेशों से तार जोड़ने की बात करें, उनके कान पर तमाचा है, उनके गाल पर तमाचा है कि ये जो आंदोलन है ये उन आम माता बहनों के दिए हुए भिक्षाटन से चल रहा है। जी राहुल जी, अभी हमने एक चीज और देखी, जो अक्षय कुमार है, फिल्म हस्ती का एक बहुत बड़ा चेहरा है, जाना माना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उनकी एक स्टेटमेंट पहले की वायरल हो रही है। मैं दोनों स्टेटमेंट आपसे चर्चा करना चाहूंगी। कुछ साल पहले उन्होंने जब कुछ लोग उनके पास में मंदिर के नाम पर चंदा लेने गए तो उन्होंने साफ साफ मना किया और उन्होंने कहा कि इस चंदे से क्या होगा, मंदिरों के निर्माण से क्या होगा, और जो हम खाली दूध मंदिरों में चढ़ा के आते तो एक तरह से वेस्टेज है। कहीं ना कहीं गरीब लोगों को ये दूध देना चाहिए और जो दान है वो गरीब लोगों में बांटना चाहिए। लेकिन आज वही अक्षय कुमार जी, क्या बात है, अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है उसके चंदे के लिए एक तरह से बीजेपी और आरएसएस के तलवे चाटते नजर आ रहे हैं। देखिए, आप समझ लीजिए, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये हमारे गांव देहात की देसी कहावत है। हमारे जो जिनका नाम लिया श्री 1008 आदरणीय अक्षय कुमार जी, वो आजकल पत्रकार हो गए, आजकल एक्टर हैं और आजकल वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं।
वो जब प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप से वो क्या नाम है, आम कैसे खाते हो, काट के खाते हो, छील के खाते हो, तो वो बीजेपी के प्रोडक्ट है। और जब बीजेपी के प्रोडक्ट हैं तो बीजेपी की भाषा बोलेंगे। जैसा आपने पहले बताया कि उन्होंने एक स्पीच दी थी, स्टेटमेंट दी थी कि हमको मंदिरों में दान नहीं करना चाहिए, इससे क्या फायदा, हमें बच्चों की शिक्षा के लिए करना चाहिए, बताया। अब वही कह रहे हैं कि आप राम मंदिर के लिए चंदा दो। तो आप समझ सकते हो राम मंदिर जो है वो बीजेपी के एजेंडे में था, बीजेपी इसको बना रही है। और ना जाने कितने अक्षय कुमार अभी आएंगे, अभी तो एक अक्षय कुमार आया, अभी तो कितने अक्षय कुमार आएंगे। और ये जितने, चाहे सचिन तेंदुलकर है, अक्षय कुमार है, अजय देवगन, ये जितने नाचने गाने वाले लोग और गिल्ली डंडा खेलने वाले लोग हैं, इनकी भाषा सरकार की भाषा। ना इनको संविधान से कोई मतलब है, ना इनको लोकतंत्र से कोई मतलब है, ना इनको इस बात से कोई मतलब है कि आदमी का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो उसकी मतलब बोलने की ताकत है, उसको ये दबाने की कोशिश कर रहे हो। सरकार के पक्ष में खड़े, ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं बिल्कुल इन लोगों को, तमाम देशवासियों को एक ही बात कहूँगा, ऐसे लोगों को ज़्यादा गंभीर नहीं लेना चाहिए। इनके कहने से कौन तो चंदा दे रहा है। अक्षय कुमार का चाचा मुझसे आके कहते हैं कि तू राम मंदिर की 2 रुपये की पर्ची कटा ले, मैं चौबंदी की नहीं कटवाऊँ। तो अक्षय कुमार के कहने से बढ़ गया रहा। मेरा किसानों का आंदोलन चल रहा, मैं यहाँ नहीं दूंगा मंदिर में, ना तो मुझे पुजारी बनना, ना मुझे उसके सामने फूल बेचने, ना मुझे उसमें क्या नाम है जाके पूजा पाठ करनी। मेरा मतलब क्या है? तो ये आदमी का उसका विवेक है, वो जो बोल रहा है उसे बोलने दो। जी, अभी हमने देखा और लोग लगातार, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का उसका बहुत बड़े स्तर पर विरोध करें, लेकिन अभी मेरठ में कुछ सीटों पर चुनाव थे, उस 6 सीटों पर चुनाव थे, और 6 सीटों पर चुनाव होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर विजय होती है। तो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 2 चीज़ समझ लीजिए, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ इस आंदोलन को लेकर के। अभी ये आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन 3 बिल को लेकर के चल रहा है, ना ये सत्ता परिवर्तन का है, ना ये व्यवस्था परिवर्तन का है। आज अगर मोदी जी रात को 8 बजे आकर के ये कह दें कि बहनों भाइयों मेरी गलती हो गई, मैं किसानों का ऋणी हूँ, मैं किसानों से माफ़ी चाहता हूँ, 200 किसान शहीद हुए हैं, उनको एक घर से नौकरी और सब किसानों को मैं 3 बिल वापस ले रहा हूँ, तो हमारे जितने किसान भाई यहाँ बैठे ना, यही नारा लगाते जाएंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, समस्या खत्म। ये समस्या सिर्फ 3 बिल की है, लेकिन ये समस्या से ऊपर उठ करके हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे आदमी जो हमारे मौत के ऊपर राजनीति करते हो, हमारी आवाज़ को दबाने का काम करते हो, ये जो विचार है, ये विचार बनता कहाँ है? मोदी जैसे लोग पैदा कहाँ होते हैं? मोदी जैसे लोग पैदा होते हैं आरएसएस की फैक्ट्री में। तो हमें उस विचार पर पाबंदी लगानी पड़ेगी ताकि कल को कोई दूसरा मोदी चुन करके ना आ जाए। लेकिन ये वही मोदी जी है जो हम 2013 में देख रहे थे, और जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो ये लगातार मनमोहन को एक कटघरे में खड़ा कर रहे थे और मनमोहन पर बहुत सवाल खड़े कर रहे थे। क्या जो कांग्रेस सरकार है उसने किसानों को और एक तरह से जवानों को, इन लोगों की शहादत पर ये लोग जश्न मनाते, तो आज वही चीजें मोदी जी कर रहे हैं, तो किस तरह से देख पा रहे हैं? देखिए, मैं पहले से कह चुका हूँ, हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। मनमोहन सिंह जी ने जो करा वो खराब, हम जो कर रहे हैं वो सही। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो आधार कार्ड का विरोध करते थे, जीएसटी का विरोध करते थे। आज वही मोदी जी आधार कार्ड हर काम में जरूरी कर दिया, उन्होंने जीएसटी पूर्ण रूप से लागू कर दी। तो मोदी जी जो मनमोहन सिंह जी कह रहे थे वही काम मोदी जी कर रहे हैं। एक इस देश के बड़े राजनीतिक हुए हैं काशीराम, उन्होंने एक बात कही थी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी, एक नागनाथ और एक सापनाथ, एक ही बाप की 2 औलादें, इन दोनों से उम्मीद करना बेकार है। इस देश के अन्नदाता को, मजदूर को, शोषित को, पीड़ित को, ओबीसी को, बैकवर्ड को, दलित को, माइनॉरिटी को, जो इस देश का 85% जो बहुजन समाज है, मैं एक तरीके से कहूँ कि जो काम कर समाज है, मेहनत करके खाता, मुफ्त की नहीं खाता, उनको अपने राजनीतिक दल खड़े करने पड़ेंगे। चाहे वो, मैं किसी की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे हमारे जाट भाइयों ने अजीत सिंह को हरा करके गलती की तो उसका खामियाजा भुगत रहे, लोगों ने मायावती को हरा करके गलती की तो उसका खामियाजा उठ रहे हैं, अखिलेश को हरा करके गलती की तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं, लालू के लड़के को हरा करके गलती की तो उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। पार्टी किसकी है? अरे पहले कांग्रेस वाले राज कर रहे थे, आज बीजेपी वाले राज कर रहे हैं, तो वही भाई। आप कांग्रेस वालों का पैंट उतार करके देख लो, कच्चा उनका भी खाकी निकलेगा, वही आरएसएस वाला। फर्क नहीं है इन दोनों में कोई ज़्यादा, दोनों चाचा ताऊ के भाई हैं। तो हमको अपनी राजनीतिक विचारधारा जो है वो खड़ी करनी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हाल बुरा हुआ, अरे साहब बालियाना संजीव बालियाना अपना 84 गाँव में हमारे जिता दिया, तेवतिया हरा दिया। रिजल्ट क्या हुआ? पिटो, वो तो मोदी जी की गोद में बैठा, वो तो नहीं बोलता। जी, आपने काशीराम जी की बात की। काशीराम जी अक्सर कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस देश का चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, या एक तरह से अल्पसंख्यक लोग हो, ये सारे 85% की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ऐसी आज क्या नौबत आई कि 85% लोग तो एक तरह से शोषित हो रहा है और 15% लोग इन पर शासन कर रहे हैं। मैं समझ लीजिए इस चीज़ को, जो इस देश का मोस्ट बैकवर्ड है, जो 52% है, जिसमें 5730 जातियाँ हैं, 5730 जातियाँ बैकवर्ड जिसको हम कहते हैं, और 1063 जाति SC ST में। तो ये बड़ी चीज़ है कि जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिसमें जाट है, गुजर है, यादव है, धना है, जुल्हा है, ये जो बैकवर्ड की जातियाँ हैं, जिस दिन ये इस षड्यंत्र को समझ जाएंगे कि इनसे नाम तो हिंदू धर्म के नाम पर वोट तो लिया जाता है, जब चुनाव होता है तो तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, जाट भी हिंदू, गुजर भी, चमार भी, चूड़ा भी, खटीक भी, पासी, सब हिंदू,
और जब चुनाव हो गया तो फिर तू जाट, तू गुजर, तू चमार, तू भंगी, तू खटीक, तू पासी, तू मजदूर, तू शोषित, तू पीड़ित, तू सर्वहारा, फिर हम जातियों में बढ़ लेकिन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कई बार कहा अपनी स्टेटमेंट में, हम लगातार देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो हिंदू शब्द है उसका उच्चारण करके हिंदू एक अभद्र गाली है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। तो जो हिंदू है वो कोई धर्म नहीं है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बिल्कुल, ये तो अनेकों जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कह चुके हैं। हिंदू शब्द जो है वो क्या नाम है, उसका फारसी का लैंग्वेज है, और हिंदू का मतलब होता है चोर, काला, लुटेरा। तो मैं लोग हमसे कहते हैं आप हिंदू में, हम तो हिंदू नहीं है। हिंदू एक मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है, अंग्रेजों के, विदेशियों के द्वारा दी हुई गाली है, इसको समझना चाहिए। और जिन लोगों को नहीं पता, मेरे पास इतना मोटा हिंदी का जो हिंदी कोश है वो रखा, उसमें लिखा है स्पेशल हिंदू और हिंदुस्तान, यानी हिंदू चोर और लुटेरे और हिंदुस्तान चोर और लुटेरों का देश। इसलिए फारसी की भाषा का शब्द है, इसलिए हम हिंदुस्तानी नहीं है। ये देश हिंदुस्तान नहीं है, ये देश भारत है। और भारतीय संविधान में पहले लिखा है इंडिया दैट इज भारत। हिंदुस्तान कहने का मतलब है ये देश चोर और लुटेरों का देश नहीं है, ये देश महर्षि दयानंद का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, विवेकानंद का देश है, अम्बेडकर का देश है। ये उन लोगों का देश है जिन लोगों ने इस देश को देश बनाने में काम किया है, और जो लोग इसको हिंदुस्तान कहकर के अपमानित करें उन पर मुकदमा होना चाहिए। जी, आपने संविधान की बात करी और आपने हिंदुस्तान एक शब्द की बात करी। लगातार हम किसान आंदोलन को ले या अन्य कोई भी आंदोलन दे, लगातार वहाँ पर जो नारे लगते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो क्या बात है कि लोग समझिए ये शिक्षा का अभाव है। अब मैं पढ़ गया, अब मैं तो आज तक दो लोगों को ढूंढ रहा हूँ। एक तो भारत माता कहाँ पैदा हुई थी, मैं भारत माता को आज तक नहीं मिल पाई। भारत माता नाम की बीमारी क्या है? ये जो काल्पनिक सरस्वती, ये काल्पनिक चीज़ें हैं। सरस्वती शिक्षा की देवी है, कहाँ तो उसने कॉलेज खोला था, कहाँ यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसका जन्म कहाँ हुआ, वो पैदा कहाँ हुई, कौन उसका बच्चे थे, कौन उसका पति था, कुछ नहीं है। ये देश में जो 10-12% जो RSS की विचारधारा के लोग हैं ना, उन लोगों ने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें थोप रखी हैं कि हम यहाँ घंटी बजाते रहें और अपने महापुरुषों को ना पढ़ पाएँ। जाट जो है वो चौधरी चरण सिंह को ना पढ़े, छोटू राम को ना पढ़े, चौधरी महाराज सिंह भारती को ना पढ़े, भगत सिंह को ना पढ़े, OBC जगदेव बाबू को ना पढ़े, और रामस्वरूप वर्मा को ना पढ़े, दलित अम्बेडकर को ना पढ़े, या और जो रविदास को ना पढ़े, कबीर को ना पढ़े, इनको ना पढ़े। और हम लोग वहाँ जाकर के घंटी बजाते रहे, प्रसाद चढ़ाते रहे, और एक खास समाज जो है उसका मजा लेता रहे, पैसा लेकर के। वो तो उनके बच्चे विदेशों में जाते रहे और हम सुबह को वहाँ दूध चढ़ाने की लेन में लगे रहे। यही बात तो राकेश टिकैत ने कही थी, कौन सी गलत कही थी जो बुरी लग गई, जो पिंडदान कर रहे हैं आज हमारा, बताओ तो सही। राहुल नागपाल जी, अभी हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह का देश में माहौल पनपा हुआ है, चाहे किसी भी बॉर्डर की हम बात करें, कहीं ना कहीं वहाँ पर एक जातिवाद भी हमें देखने को मिल रहा है। भले हम किसान आंदोलन की बात करें, भले हम सर समाज की बात करें, लेकिन आज भी एक जाति अहम है, वो लोगों में देखने को मिल रहा है। इस पर क्या? जाति इस देश का सत्यानाश करके छोड़ेगी। मैं बता रहा हूँ आपको, जब तक जाति रहेगी, जब तक इंसान इंसान से प्यार नहीं कर सकता। ये जो जाति है ना, जो पहले वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ब्राह्मण पंडित जी हो गए, क्षत्रिय ठाकुर हो गए, वैश्य बनिया हो गए, शूद्र में OBC आ गया हमारा, और अति शूद्र में ये दलित आ गया, जिसको आज हम दलित कह रहे हैं। तो ये जो ऊपर के जो 3 वर्ण है और जो नीचे का 1 वर्ण है, जिसको हम OBC कह रहे हैं, जो शूद्र है, जो अपने आप को शूद्र नहीं मान रहा है, और फिर जातियाँ आ गई। ये जाति और वर्ण व्यवस्था जो हमारे ऊपर थोपी गई है, अरे जिसके हाथ में कलम थी उसने अपने आप को ऊपर रख लिया। मेरे हाथ में कलम होती, मैं कहता हूँ मैं जाटू में सबसे ऊपर रहूँगा, मैं गुजरू में सबसे ऊपर रहूँगा, उसके हाथ में कलम थी, उसने अपने आप को ऊपर रख लिया। तो ये जाति इस देश का सबसे बड़ा सत्यानाश करके छोड़ेगी। डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, जो लोग नहीं समझते समझ लें। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है छोटी सी, जाति का बीज नाश। अगर हमें इस देश को आगे बढ़ाना है तो जातियों को तोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। धर्म अब व्यक्तिगत मामला है, तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी हो सकते हो, लेकिन उससे पहले हम भारतीय हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हमारा भाईचारा इस भारत को मजबूत करेगा। और ये जो कुछ लोग बैठ करके सरकार में कह रहे हैं ना, हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इनके चाचा में दमने से हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। ये आर्य समाजियों का भी रहेगा, ये बौद्धों का भी रहेगा, ये जैनियों का भी रहेगा, ये कम्युनिस्टों का भी रहेगा, मुसलमानों का भी रहेगा, हिंदुओं का भी रहेगा, किसी की हिम्मत नहीं। ये भारत, इसी का नाम तो भारत है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, उनसे बना हुआ एक बगीचा, उनसे खुला हुआ एक गुलदस्ता। तो ये जो हिंदुस्तान भारत है, इस भारत को भारत बना रहे हो भैया, इसको हिंदुस्तान मत बनाओ, इसको जातियों में मत बांटो, इसको धर्म में मत बांटो। आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था मोदी, आप स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, रोड बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, इसलिए थोड़ी बनाया था कि आप हमें जातिवाद में लड़ाते रहोगे। और आप 2 गुजराती तो पहले हमारा खून पी रहे थे, ये क्या नाम है, अमित शाह और मोदी जी, अब 2 गुजराती और ले आइए, एक अडानी और एक अंबानी, तो 4 गुजराती पूरे देश को एक डंडे से हाँकना चाह रहे हैं। ये वो एक नारा था ना कांग्रेस का, हम दो हमारे दो, तो ये हम दो और हमारे दो, ये 4 आदमी है। 4 आदमी इस देश के 95% आदमियों को मूर्ख समझ रहे हैं। 4-5% तो ये RSS मानसिकता के लोग हैं, 4-5% व्यापारी हैं, और 2-3% ये नेता हैं। इनकी टोटल आबादी देश के अंदर 12 से 15% है, और ये 85% समाज को पागल मान रहे हैं कि हम राज करते रहेंगे, ये पागल बने रहेंगे। तो अब देश का युवा जाग चुका है, नई नई उम्र के लड़के खड़े हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये आज पढ़ रहे हैं, ये छोटू राम को भी पढ़ रहे हैं, अम्बेडकर को भी पढ़ रहे हैं। वो जमाना चला गया कि हमारे समाज का, जाट समाज का रात को जाकर के अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दिया था, अब नहीं तोड़ता। अब कहता है कि नहीं, ये मेरा भी पूर्वज है, इसने ही संविधान दिया है, वो समझता है, वो जान रहा है। तो ये जो हमें आपस में लड़ा करके
करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे, तो वो अब चलने वाला नहीं है। जी, पहले 1 महीने के लिए होल्ड पे रखना सुप्रीम कोर्ट की तरह से इस किसान बिल को, फिर उसके बाद में 1.5 साल के लिए स्थगित कर देना, लेकिन अब लगातार जो मोदी पक्ष है उसकी तरफ से आ रहा है कि हम 3 साल के लिए इस कानून को होल्ड पर रख सकते हैं। तो मुझे ये बताइए कि 3 साल में तो लोकसभा के चुनाव भी हो जाएंगे, तो एक तरह से होल्ड पर रखने का क्या उद्देश्य है? चाहे तो उसको खत्म करें, आर पार की लड़ाई क्यों नहीं करते? देखिए, सीधी सी बात है, मोदी जी को कहते हैं ना, नाक का सवाल उन्होंने बना रखा है। उनकी नाक का सवाल बन रहा है, उनको लग रहा है कि मैं 3 साल के लिए होल्ड पर रख दूंगा। वो 3 साल के लिए कह रहे हैं। अगर हमारे किसान नेता जाकर के कहें नहीं 5 साल के लिए होल्ड पर रखो, हमारा समझौता हो गया, और मैं कह रहा हूँ कि इसको 5 साल के लिए होल्ड पर रखवा लो, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं बॉर्डर पर, सब 2024 तक घर से निकल जाओ डंडा और झंडा लेकर के, और कहो कि ये हटाना है, और नई सरकार इस शर्त पर बनेगी कहीं बिल निरस्त करना पड़ेगा। ये नहीं करता तो ये काम करो, ये करना चाहिए। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक खून पिएगी। इन 2 गुजरातियों को हाथ जोड़ कर कह दो, भैया तुम गुजरात से आए, गुजरात चले जाओ, हम तुम्हारे बिना देश चला लेंगे। जी राहुल जी, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जिस तरह से देश का माहौल पनप रहा है और जिस तरह से जब चुनावी दौर आता है तो हम देखते हैं कि धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लोग पार्टियों को वोट देते हैं, तो क्या जरूरत नहीं इस देश के सभी 85% लोगों को इकट्ठा होकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि जितने लोग बॉर्डरों पर बैठे हैं वो लोग मोदी जी से कहें कि आप 2025 तक इस बिल को होल्ड पर रख दो और अपने अपने काम धंधे पे दें, अपने अपने काम से घर चले जाएं, और घर से निकल जाओ। हर घर से एक आदमी निकल। इस देश के अंदर 5.5 लाख गांव हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अगर एक गांव से एक आदमी निकल गया और पूरा गांव जो है उस एक आदमी का खर्चा उठा ले, बस कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है आंदोलन चलाना, और 5.5 लाख आदमी देश में निकल जाएं। एक बैग में 4 जोड़ी कपड़े रख लें, लोटा रख लें और अपना टॉर्च रख लें और चल दो, और कुछ नहीं करना। एक नारा रखना है, अब गद्दी खाली करो, जनता आने वाली है, बस। तो ये थे हमारे साथ में राहुल जी, जिन्होंने बताया अपनी बेबाक वाणी के तहत कि जिस तरह से सरकार आज इन 3 काले कानूनों को लेकर जिद पर अड़ी हुई है, उसी तरह से ये जनता है और आम किसान है वो भी लगातार अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, और एक आगाज है इस सरकार से। सरकार जिस तरह से 3 साल के इन कानूनों को स्थगित कर रही है, तो पूरा साफ जनता का कहना है चाहे तो उनको पूरी तरह से खत्म करे, वरना सरकार नहीं झुकती तो हम भी नहीं झुकेंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से